नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में इस वक्त मानव वन्य जीव संघर्ष जोरों पर है। एक आहट खतरे की है। दोनों के बीच जो टकराव है, वर्ष 2025 में 40 से अधिक लोगों को वन्य जीवों के हमलों में जान गंवानी पड़ी है और 100 से अधिक लोग हताहत हुए हैं, 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है, चमोली, टिहरी, पौड़ी से लेकर पिथौरागढ़, चंपावत, ये तमाम पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों के वो हिस्से जो जंगल से लगे ग्रामीण अंचल हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रात बल्कि दिन में भी बेचैनी है, दिन में भी सन्नाटा है, एक खामोशी है, एक डर है। और ये डर तेंदुए को लेकर है, कहीं भालुओं को लेकर है और पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र से लगे मैदानी हिस्से हैं, जैसे चंपावत का टनकपुर बनसा का क्षेत्र, वहाँ हाथी का भी एक खतरा है। अनेक स्थानों पर सूंगरों का भी भय बना हुआ है। यानी कि एक प्रकार से टकराव है। पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तराखंड के हैं, उनमें वन्य जीव इंसान पर हावी हो रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं। रोज़मर्रा की जो गतिविधियां हैं, दैनिक दिनचर्याएं हैं, वो इससे प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन और वन विभाग तमाम तरह से प्रयास कर रहा है कि जो हमले हो रहे हैं, जो खतरे हैं, उसको कम किया जाए। बावजूद इसके उस पर कमी नहीं आ रही है। चंपावत ज़िले की ही बात की जाए तो 11 नवंबर को लोहाघाट के पास मंगोली में और 9 दिसंबर को बालाकोट के पास चियोदानी क्षेत्र में तेंदुए ने 2 लोगों की जान ली। कई लोगों पर हमला किया, ठाटा से लेके भिंगराड़ा, सिप्टी, यहाँ तक कि चंपावत से 5 किलोमीटर दूर चाय बागान के पास के वो क्षेत्र हैं, दूध पोखरा इत्यादि के क्षेत्र हैं, जहाँ तेंदुआ अक्सर दिख रहा है। कहीं जानवरों पर, कहीं इंसानों पर वो हमला कर रहा है। इस खतरे को कैसे कम किया जाए, ये खतरा क्यों है, प्रशासन क्या कर रहा है, वन विभाग क्या कर रहा है, तो लोगों में जो भय है उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इनको बताने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामनारायण पांडे साहब हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। पांडे साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो हालिया घटनाक्रम है और पूरा साल जो 2025 का, चूँकि आखिरी महीना है, अंतिम हफ्ता है, तो जो जंगली जानवरों का खतरा, खासतौर पे तेंदुए का खतरा है पूरे पर्वतीय क्षेत्र में, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना गंभीर मानते हैं और क्या समाधान हो सकता है और क्या समाधान किया जा रहा है? देखिए, वर्तमान में वन्य जीव मानव संघर्ष एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। अगर पिछले 25 साल का आंकड़ा लें तो 2000 से 2025 तक इस उत्तराखंड में लगभग वन्य जीव संघर्ष में 1250 से के आसपास लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसमें 548 तेंदुआ या गुलदार इसके हमले से मारे गए, 25-30 लोग हाथियों के हमले से मारे गए और 100 के लगभग बाघ के द्वारा मारे गए। और एक जो आने वाले समय में भी गंभीर समस्या हो रही, जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि सर्पदंश की घटनाएं भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं और लगभग 225 सालों में 250 के आसपास सर्पदंश से भी मानव को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब समस्या यह है कि इसमें लगभग जो यह 1250 का आंकड़ा है, इसमें 75% महिलाएं, 75% के आसपास महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब जंगल के आसपास आवासीय बस्तियां बन गई हैं और खेती के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। और जिस प्रकार से हमारे जंगलों का नुकसान किया जा रहा है, जंगलों में लगातार मानव का जो प्रेशर है, आबादी का जो प्रेशर है, उसके कारण वन्य जो जानवर उसका भोजन है, तेंदुए का भोजन है, गुलदार का भोजन है, यह लगातार कम हो रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भालुओं के हमलों में भी एकदम अचानक तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो कि एक बहुत खतरनाक
स्थिति को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से यह मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जाए, कम किया जाए। इसके लिए कई योजनाएं उनके द्वारा लागू की जा रही हैं। और जैसा कि पहले 3 लाख रुपया मुआवजा मिलता था, फिर उसको 6 लाख किया है, और स्थिति को देखते हुए वर्तमान में 10 लाख रुपए का मुआवजा कैबिनेट के द्वारा यह घोषित किया गया है। कई प्रकार की योजनाएं, एक सीएम यंग इकोप्रेन्योर करके एक योजना बनाई गई है। अब धीरे धीरे यह 1 लाख लोगों को इसमें लाने की योजना है। अब धीरे धीरे इस योजना को इम्प्लीमेंट होने की दिशा हो रही है, जिसके अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और इको टूरिज्म के द्वारा इस संघर्ष को कम किया जाए, ऐसा मानना है। और कई लोग इसमें आगे आ रहे हैं। आने वाले भविष्य में यह योजना अगर लागू होगी तो इसका बड़ा लाभ होगा। और वर्तमान में ठंड के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र में जो जंगली जानवर होते हैं, घुरड़, काकड़, या इसमें जो बाघ का प्रिय भोजन है, वह ठंड के कारण कुछ गर्म इलाकों में चला जाता है। और इसका मूवमेंट, बाघ वगैरह का मूवमेंट ज़्यादा 10 किलोमीटर की परिधि इनकी होती है। तो भोजन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है वन्य जीव संघर्ष के लिए। और सामान्यतया आबादी के आसपास लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। जो आवारा कुत्ते होते हैं, डॉग स्ट्रीट है, इनको लेने के लिए भी आते हैं, इनको खाने के लिए वह आबादी में आता है। और किसी प्रकार अगर गांव वालों ने लापरवाही अगर बरती तो वह मानव के ऊपर भी झपटने में देर नहीं करता। तो आम आदमी को सतर्क रहना होगा। सुबह और शाम, ज़्यादातर शाम के झुरमुट जब अंधेरा होता है, उस समय वन्य जीवों का हमले की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। और प्रातः काल भी 5 बजे के आसपास से उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। अगर इस दौरान कोई आदमी लापरवाही से अकेले में घूमता हुआ मिल जाता है तो वह उसके चपेटे में आ जाता है। लगातार वन विभाग के द्वारा पब्लिक को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार इसका अनाउंसमेंट करके गांव-गांव में अनाउंसमेंट कर रही है। वन विभाग अपनी ओर से लगातार प्रयत्नरत है। जहां पर भी उनको सूचना मिलती है, हमारे वन विभाग के कर्मचारी वहां जाते हैं। और आने वाले समय में सोलर फेंसिंग है, एक नया सिस्टम, सोलर बेस्ड अलार्म सिस्टम, जो कि सेंसर बेस्ड होगा। सेंसर बेस्ड अलार्म सिस्टम आबादी के आसपास लगाने की योजना है। अगर इससे जो हमको एक अलार्म मिल जाएगा कि यहाँ पर वन्य जीव आया हुआ है, तो गांव वालों को अपने आप में सतर्क होना होगा, अपने आप में इसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार से घटनाएं कम हो सकती है। चंपावत ज़िले की हम अगर बात करें तो चंपावत ज़िले में पर्वतीय क्षेत्रों में तेंदुए का व्यापक खतरा है और मैदानी क्षेत्र बंदसा टनकपुर में हाथी भी शामिल है। और अगले महीने, बल्कि अगले साल मार्च में पूर्णागिरि का मेला शुरू होता है। उस दौरान भी हाथी आते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पैदल भी उसमें चलते हैं। नेपाल से लगा क्षेत्र है, जंगल का बड़ा क्षेत्र है। तो इस तरह के जंगली जानवरों के से जो खतरे हैं वो कैसे कम से कम हों, इसके लिए क्या वन विभाग करेगा, क्या प्रशासन करेगा, क्या सुझाव आप देंगे? ऐसा है कि इस समय हाथी का मूवमेंट होता है। इंडिया की तरफ से जितना भी हाथी है सब नेपाल की तरफ गया हुआ रहता है। और मार्च अप्रैल में जैसा आप बता रहे हैं उसकी वापसी होती है। तो इसके रूट में हमें विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि हमारे यात्रियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।
अभी जिम कॉर्बेट पार्क में अगर आप जाएंगे तो वहाँ वर्तमान में वहाँ के हाथी कोटद्वार की तरफ चले जाते हैं और फरवरी मार्च के बाद उनका फिर इधर ढिकाला की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो कुछ हमारे एरिया से यह जो नेपाल की तरफ चला जाता है आजकल हाथी, और वहाँ पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें लगातार सतर्कता बरतते हुए लोगों को एक अलार्म भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से किस समय जाना है और कब हाथी का मूवमेंट हो। जब भी हाथी का मूवमेंट होगा, झुंड में चलते हैं, तो उसको जरा सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। पिछले कुछ महीनों से लोहाघाट और बालाकोट क्षेत्र गुलदार के खतरे से ग्रस्त है। तो उन इलाकों में जो जंगल से लगे गांव हैं, वहाँ की जो तमाम गतिविधियाँ हैं, स्कूली गतिविधि, आंगनबाड़ी केंद्र में जो छोटे बच्चे जाते हैं, महिलाएं जो घास के लिए गाय और खेती के कामों से बाहर जाती हैं, तो उनको बचाव, ख़ास तौर पे इस वर्ग को कैसे बचाव करना चाहिए? क्या उनको जागरूक किया जाए? क्या वहाँ जैसा कुछ चीज़ें आपने बताई कि झाड़ी वगैरह कटे, और जो बिजली की व्यवस्था है, और किस तरह से समूह में लोग जाएं, मतलब खतरे कितने कैसे कम वो लोग करें, मतलब अपने स्तर से, विभागीय स्तर के अलावा? देखिए, गांव वालों को लगातार सतर्कता बरतनी होगी। कहीं भी जंगल में घास वगैरह लाने के लिए जब भी महिलाएं जाती हैं तो ग्रुप में जाएं, और थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए वो अपने ग्रुप में जाएं, क्योंकि वर्तमान में देखा क्या गया है कि लोग सतर्क नहीं होने के कारण यह सब घटनाएं हो जाती हैं। दुर्भाग्य से 2 जानें हमारी लोहाघाट क्षेत्र में गई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके कारण पूरे क्षेत्र में एक दहशत है। सामान्यतः लोग डरे हुए हैं, मगर एक हमारे महिलाओं की आदत होती है कि वह जंगल जाना ही है, उनको सूखी लकड़ी लानी ही है। भले ही सरकार ने उनको खाना बनाने के लिए गैस दी हुई है, जो निर्धन परिवार हैं, जो अंत्योदय वाले हैं, जो BPL कार्डधारी हैं, मगर उसका उपयोग बहुत कम करते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा इस सीज़न में, क्योंकि एक जानवरों का यह मीटिंग पीरियड भी होता है, इस समय जानवर अपने आप में उग्र हो जाता है, और उग्रता में कुछ भी कर सकता है। वो लगातार वन विभाग के द्वारा जो उनको चेतावनी के स्वरूप जो उनको सलाह दी जाती है, उसका पालन उन लोगों को करना चाहिए। जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, तो गार्जियनों को उनको अपने स्कूल तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा अपना साथ जाकर के व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बच्चों को खतरा तो जब आएगा तब आएगा, एक लगातार दहशत बनी हुई है। इवन यहाँ तक कि कई लोग जो हैं, सोशल मीडिया आजकल बड़ा प्रचार प्रसार है, सोशल मीडिया को लोग देखते हैं, और कई बार लोग वाहवाही लूटने के लिए सोशल मीडिया में गलत समाचार भी डाल देते हैं। तो इससे भी हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को, जो मीडिया, सोशल मीडिया चलाते हैं, जो वास्तविकता है उसका तो स्वागत है, मगर कहीं पर भी हमको उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि फर्जी समाचार कोई न निकाले। सामान्यतः अगर कहीं पर CR भी दिखता है तो वो भी बाघ, उसको भी लोग बाघ करके प्रचारित कर दे रहे हैं, जिससे एक समाज में दहशत फैलती है। हमें दहशत में नहीं जीना है, हमें सतर्क रह करके इस स्थिति का अपने स्तर से जो भी कार्य है उसका हमें समाधान करना है। वन विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा है, ट्रैप कैमरा लगाए जा रहे हैं, और सोलर फेंसिंग की कहीं पर बात आएगी, जहाँ पर ज़्यादा खतरे होंगे तो सोलर फेंसिंग भी लगेगी, और सेंसर बेस्ड अलार्म जिस दिन लगने शुरू हो जाएंगे तो उस समय हमें काफ़ी इससे राहत मिलेगी। आपने जैसा कहा कि वन विभाग खतरे वाले इलाकों में गश्त भी कर रहा है, प्रिकॉशन के तमाम उपाय कर रहा है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ ड्रोन से भी मॉनिटरिंग हो रही है, कई जगह पिंजरे भी लगे हुए हैं। लेकिन वन विभाग के चंपावत डिवीज़न में इस वक्त अक्टूबर से मुखिया का पद खाली है, तो DFO के न होने से भी एक कंट्रोलिंग की दिक्कत हो रही है। यहाँ का दायित्व पिथौरागढ़
के डीएफओ के पास एडिशनल चार्ज है, तो इसको कब तक फुलफिल करने का प्रयास होगा? देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारियों की काफ़ी कमी चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर प्रभागी वनाधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी। और मैंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है और जैसे ही कहीं रास्ता निकलता है तो यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। और वर्तमान में जो हमारी टीम है, एसडीओ वगैरह हैं, लगातार काफ़ी एक्टिव रोल उनके द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी सतर्क है विभागीय कर्मचारी और सारे रेंजों में सारे इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की, सबसे बड़ा तो यह है कि उसके वन्य जीव की दहशत को रोकना है। और उसके बाद दूसरा काम आता है कि कोई इस प्रकार की दुर्घटना न हो। सतर्कता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। हमें एक निश्चित समय पर, अंतराल पर, जिस समय उसका खतरा, वन्य जीव का खतरा नहीं रहता है, उस समय हमें जंगल में अपने आवश्यक कार्यों के लिए जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद पांडे साहब। सरकार अपने स्तर से, विभाग अपने स्तर से खतरे को, जो वन्य जीव के हमले के खतरे हैं, उसको कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। और जैसा कि सरकार ने इस 1 महीने पहले जो मुआवजा है उसको 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जो अलार्मिंग सिस्टम ईजाद किया जा रहा है, सोलर फेंसिंग लगाने की कोशिशें की जा रही है, इससे उस खतरे को कम किया जा सकेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ अटैक की जो स्थिति हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो रही है, उसके मूल कारणों को भी तलाशा जाना चाहिए, उस पर दीर्घकालिक रणनीति बनाई जानी चाहिए। और जैसा पांडे साहब ने कहा कि सतर्कता ज़रूरी है। सुरक्षित रहने के लिए हम अगर अलर्ट होंगे, वो उपाय करेंगे कि किस वक्त हमें जाना है, कि कैसे जाना है और कब नहीं जाना है, उसका पालन करेंगे तो खतरे को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकेगा। और जो जानें जाती हैं या जो हमले में लोग जख्मी होते हैं वो कम से कम होंगे। ये कोशिश विभाग के स्तर पर, सरकार के स्तर पर तो ही, लोगों को अपने स्तर पर भी एहतियात रखना होगा। बहुत धन्यवाद।